नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। आज मैं फिर आया हूँ आपके बीच। हम लोग एक दूसरे से परिचित तो हैं ही। दोस्तों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ वो बड़ा महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को लेके भी। तो बेसिकली हम लोग को तो समाजशास्त्र से मतलब है, हालांकि पार्ट वो भी है, मिलता जुलता थोड़ा सा उसमें भी है हमारा, हम लोग के विषय से संबंधित। तो वो मुद्दा है आज के जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, मैकी बैरियट का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोक्यूलाइजेशन, यानी सार्वभौमिकरण एवं स्थलीकरण की बात है। तो उसके बारे में आज मैं आपसे ज़रा चर्चा करूँगा। ठीक है दोस्तों, दरअसल सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण या मैकी बैरियट की बात कर लें, इनको जानने से पहले ये आपको दो अलग अलग, चूँकि हमारे पास सुविधा की कमी है थोड़ी, इसलिए मैं दोनों साइड में लिख के रखा हूँ, इसलिए कि रॉबर्ट रेडफील्ड का बड़ा योगदान है इसके। तो इसको दो पार्ट में हम लोग देखेंगे, एक मैकी बैरियट के यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोक्यूलाइजेशन को एक जगह, और फिर रॉबर्ट रेडफील्ड को भी पढ़ेंगे। तो दोनों को कंपैरेटिवली हम जब पढ़ेंगे तब मिला के तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, तो सिंपल ही है कि दरअसल ये रॉबर्ट रेडफील्ड की थोड़ी बात कर ले पहले। तो रॉबर्ट रेडफील्ड चूँकि मानव शास्त्र में एक लोक समाज अध्ययन करने का श्रेय रॉबर्ट रेडफील्ड को जाता है। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो अपनी अवधारणा दी, खासकर सभ्यता के विस्तार के परिप्रेक्ष्य या आधार पे, या सभ्यता के विस्तार या सभ्यताओं के विस्तारों की निरंतरता को बताने के लिए उन्होंने कई बातें की, कई अवधारणा दी, जैसे फोक अर्बन कंटिन्यूम की बातें, लैटिन एंड ग्रेट ट्रेडिशन की बातें। और रेडफील्ड खुद अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लिंग्विस्टिक थे। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो आगे बढ़े पढ़िए, दोनों शब्द को आप समझना चाहिए आपको कि एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्र, और मानव शास्त्र का जो अध्ययन करता हुआ एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। लेकिन जहाँ एक वर्ड और भी अभी हमने यूज़ किया, जो एथ्रोलिंग्विस्टिक है। एथ्रोलिंग्विस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा अध्ययन जिसमें लैंग्वेज और कल्चर में रिलेशनशिप को डेवलप करता है या बताता है। और ये देखने की उसमें ऐसी विधा, ऐसी ज्ञान की शाखा जिसमें ये देखा जाता है कि लैंग्वेज, भाषा, मानव के व्यवहार, मानव की संस्कृति, मानव के आचार व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करता है। तो इस तरह की जब बातें होती तो उसको कहा जाता है एथ्रोलिंग्विस्टिक। ठीक है, तो इसलिए रॉबर्ट रेडफील्ड एंथ्रोपोलॉजी भी माना जाते हैं और लिंग्विस्टिक भी माने जाते हैं। तो उधर ये अमेरिकन थे ही, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। लोक समाज के अध्ययन लोग के इनका बहुत बड़ा श्रेय है। और ये इनको मानने वाले खासकर बहुत सारे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, खासकर जैसे आप मान लीजिए ऑस्कर लेविस, मिल्टन सिंगर, मेंडलबाम, मैकी बैरियट, ये सारे के सारे अमेरिकन थे जिसपे कि रेडफील्ड का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और इसलिए इन लोगों को रेडफील्डियन भी हम कहते हैं। समझे, ये थोड़ा सा आप याद रखिए कि इनको रेडफील्डियन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन पे रेडफील्ड के अध्ययन का, अवधारणा का, स्टडी का प्रभाव पड़ा। और फिर उन्हीं के अध्ययन को आधार बना के इन लोगों ने अपनी अपनी बातें की। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ये सारे के सारे रेडफील्डियन के रूप में माने जाते हैं। खैर दोस्तों, आते हैं जैसा मैकी बैरियट के बारे में। फिर रेडफील्ड के बारे में दोनों मिला के पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। थोड़ा सा मैकी बैरियट की बात आ जाए। मैकी बैरियट मैंने लिख भी रखा, यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोक्यूलाइजेशन की बातें इन्होंने की। यूनिवर्सलाइजेशन को मैंने सार्वभौमिकरण यहाँ लिखा, कहीं कहीं आपको विश्वव्यापीकरण भी मिलेगा हिंदी के पर्यायवाची में, तो आपको मत कीजिए। उसी तरह से पैरोक्यूलाइजेशन का मैंने यहाँ स्थानीयकरण लिख रखा, कहीं आपको संकुचितीकरण या संकीर्णीकरण मिलेगा, तो उसके लिए भी आप कन्फ्यूज मत कीजिएगा, दोनों बात बराबर है। इंग्लिश एक ही है, यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोक्यूलाइजेशन। ठीक है, ये अवधारणा मैकी बैरियट ने दिया। मैकी बैरियट ये भारतीय समाज के अध्ययन में बड़ा योगदान इनका रहा है, ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में खासकर। और इन्होंने
उत्तर प्रदेश के, भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पास किशनगढ़ी का अध्ययन किया। मैंने लिख भी रखा, इसलिए ये नाम जरूर आप याद रखिए। किशनगढ़ी का अध्ययन किया, यूपी के किशनगढ़ी का अध्ययन किया मैके बैरियट ने, और उस गांव का अध्ययन करने के बाद भारतीय सभ्यता में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या के लिए इन्होंने जो अध्ययन किया, और उस अध्ययन करने के बाद इन्होंने फिर एक बुक लिखा, बड़ा फेमस बुक है, कई बड़े विद्वान थे, कई पुस्तकें लिखी, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकेलाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में उनकी एक बुक किशनगढ़ी अध्ययन के पे आधारित, ये ध्यान रखिएगा, ये आधारित है विलेज इंडिया स्टडी द लिटिल कम्युनिटीज, जो कि 1955 में आई थी। ये ध्यान रखिएगा आप। इस बुक का पब्लिशिंग ईयर, इस बुक का नाम, और किशनगढ़ी स्टडी करने के बाद या किशनगढ़ी स्टडी का अध्ययन या सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की चर्चा उन्होंने मैके बैरियट ने इसी पुस्तक में की। एक चीज़ यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये विलेज इंडिया करके ना कई लोगों ने कई पुस्तकें आमतौर पे चर्चा में हैं, जैसे मैके बैरियट का तो ये है ही विलेज इंडिया का। फिर एस.सी. दुबे भी बड़े प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुआ करते थे। श्रीनिवास तो परिचय के मोहताज है ही नहीं, श्रीनिवास कुछ बड़े विद्वान, बड़े समाजशास्त्री हुआ करते थे। तो विलेज इंडिया जहाँ पे रहे थी, ये तो मैके बैरियट की है, ठीक है, किशनगढ़ी अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अगर ये रहे एस.सी. दुबे की भी इस संबंध में विलेज इंडिया विलेज करके है, तो इंडियन विलेज या इंडिया चेंजिंग विलेज, ये दो नाम याद रखिए, दो अलग अलग पुस्तक है उनकी। इस विलेज इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इंडिया विलेज करके और इंडिया चेंजिंग विलेज, ये दुबे की पुस्तक है। और फिर अगर श्रीनिवास की बात करें, उसी में एपोस्ट्रोफी कर देंगे हम इंडियाज विलेज, केवल इंडियाज विलेज, तो फिर ये श्रीनिवास के बनी जाएगी। आप ये कन्फ्यूज मत कीजिएगा कि विलेज इंडिया चेंजिंग विलेज या इंडियन विलेज या इंडियाज विलेज में। इसलिए ये तीनों राइटर का बुक के नाम के साथ आपका बड़ा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। आइए साहब, अब आए यहाँ पे किशनगढ़ी पे ये दिखाने की बात ये इन्होंने किया कि आमतौर पे इन्होंने सार्वभौमिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती कि जिस परिवर्तन की प्रक्रिया में जब लघु परंपरा के तत्व या आदर्श या प्रथा, रीति रिवाज, फिर सवाल आएगा, फिर अभी लघु परंपरा की बात अभी मैं करूँगा, रेडफील्ड की बात है, लेकिन अभी इसको रहने दीजिए। सार्वभौमिकरण का मतलब सिंपल ये होता कि जब लघु परंपरा के तत्व, परंपराएं, रीति रिवाज, विश्वास, शिष्टाचार, जो भी कह लीजिए, देवी देवता, धार्मिक विश्वास का जब फैलाव हो और जब वो बृहद परंपरा में शामिल हो जाए, तो ऐसी होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को सार्वभौमिकरण कहते हैं। यानी लघु परंपरा के तत्वों का, लघु परंपरा के परंपराओं का, लघु परंपरा के रीति रिवाजों का, देवी देवताओं का जब फैलाव बृहद परंपरा के तत्वों में हो जाए, तो ऐसे होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को सार्वभौमिकरण या यूनिवर्सलाइजेशन या विश्वव्यापीकरण, जो भी कह लीजिए आप, कहा जाता है, ठीक है। और इस बात को ये बात कैसी होती, इस बात को परंपरा के लिए आप देखिए, प्रकट करने के लिए इन्होंने बैरियट ने ये देखा कि वहाँ पे सौरती नामक देवी की पूजा स्थानीय लेवल पे होती। कहाँ पे? किशनगढ़ी में। एक सालोना नामक त्यौहार भी स्थानीय लेवल पे होती। तो आप यहाँ पे ये समझिए दोस्तों कि मैके बैरियट ने जो सौरती देवी की पूजा, जो मैंने लिख भी रखा है, सौरती नामक देवी की पूजा, और जब बृहद स्तर मतलब जब उसका फैलाव बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में हो जाए, तो और फिर वो फैलने के बाद फिर ये लक्ष्मी पूजा के रूप में बनाया जाएगा बहुत बड़े क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्रों में। फिर ये दूसरा है कि लघु परंपरा का जो तत्व हुआ करता था सालोना नामक का, जो रक्षाबंधन के रूप में एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में फैलाव जिसका हो जाए, तो ऐसे होने वाली प्रक्रिया को हम सार्वभौमिकरण कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि सौरती नामक देवी की पूजा जब लक्ष्मी पूजा के रूप में, यहाँ लिख भी रखा मैंने, और सालोना नामक त्योहार का जब फैलाव
बड़े भौगोलिक क्षेत्र में रक्षाबंधन के रूप में होने लगे, तो ऐसे होने वाली प्रक्रिया को सार्वभौमिकरण कहते हैं। ठीक है। ठीक इसका रिवर्स में अगर हम लघु बृहद परंपरा से लघु परंपरा में फैलाव की बात करें, तो जैसे गोवर्धन पूजा का उन्होंने देखा कि गोवर्धन पूजा एक बृहद एक जिसका ऐतिहासिक आधार है, महाकाव्यों में चर्चा भी है, जिसका फैलाव बहुत बड़े क्षेत्रों में है। अगर वो स्थानीय स्तर पे इसे वो इसकी मान्यता ऐसे स्थानीय भौगोलिक क्षेत्रों में हो जाए कि स्थानीय केवल गायों की समृद्धि के लिए बनाए जाने लगे, तो हम कहेंगे कि ऐसे ऐसे होने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया स्थानीयकरण के रूप में मानी जाती है। ठीक है। इसको आप दूसरे ढंग से भी देखिए, जैसे देखिए कहीं भी आप इसको कर सकते हैं कि जो छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में फैला था, जिसका आधार मौखिक था, ये जो पारंपरिक रूप से गांव के लोक समाज के रफली कहना तो देहातियों की जो मान्यता पे आधारित हुआ करती थी, वो परंपरा कहलाती। फिर उसी का जब फैलाव, उसी मान्यता का जब फैलाव बृहद स्तर पे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में हो जाए, उसका कोई लिखित आधार दे दिया जाए, जो अभिजात वर्गों के चलन में आ जाए, तो इस तरह की होने वाली प्रक्रिया सार्वभौमिकरण कहलाती है। और इन दोनों के बीच में दो जो लघु परंपरा और बृहद परंपरा के बीच में जो अंतःक्रिया करने में जो भूमिका निभाते, खासकर क्योंकि उस वक्त में कोई औपचारिक संस्थाएं थी नहीं, स्कूल कॉलेज की बातें, तो मठों में मंदिरों में यही शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। तो बृहद परंपरा के जो बातें हुआ करती थी, जो मंदिर के मठ के महंत पुजारी वगैरह हुआ करते थे, वो लघु परंपरा के यानी स्थानीय लोक समाज के देहात में आके वहाँ के लोगों को उसका ज्ञान देते थे। तो ऐसे लोगों को जो दोनों संस्कृति में लघु परंपरा और बृहद परंपरा के बीच में एक एक सेतु का काम करते थे, उनके लिए एक वर्ड दिया इन्होंने, कल्चरल स्पेशलिस्ट। ठीक है। तो ये बात हुई। आप ये समझ सकते हैं किस तरह आप इसको और भी देख सकते हैं कहीं भी। आप कल्पना कीजिए कभी अपने अपनी सोसाइटी में भी देखिए इस तरह की बातें कि किसी भी लिबास को ही ले लीजिए। जैसे पहले साड़ी जो हुआ करती थी, जो महिलाएं पहनती है, उत्तर भारत की महिलाएं अक्सर पहनती थी, और उस साड़ी का फैलाव देखिए अब दक्षिण में भी होने लगे। कभी जो सलवार कुर्ता जो महिलाएं एक पंजाब वाले क्षेत्र में पहना करती थी, अब पूरे भारत में पहनने लगी है महिलाएं। यानी ये कह सकते हैं कि उसका फैलाव पूरे अखिल भारतीय स्तर पे हो गया, यानी बड़े स्तर पे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में हो गया। तो इसको हम सार्वभौमिकरण के रूप में मान सकते हैं। ठीक है। तो और फिर और स्थानीयकरण की बात अगर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए कहीं कोई बहुत बड़ा धर्म का तीर्थ स्थल है, जैसे कहीं हिंदुओं में सावन के महीने में लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं, जाते हैं, तो वो चूंकि बहुत लंबा एरिया होता, बहुत बड़े फैलाव में होता, फिर उससे लोग जब उसका नकल लोग स्थानीय ही नदी में स्नान करके बगल में ही स्थान पे अगर जल अर्पण करने लगे शिव भगवान को, तो वो कहेंगे कि वो सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का ये स्थानीयकरण हुआ। तो इस तरह से आप कहीं भी इस भौगोलिक क्षेत्र के फैलाव या घटाव को आप तुलनात्मक रूप से आप कहीं जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। आपको एक चीज और ये सार्वभौमिकरण का उदाहरण और भी जैसे मान सकते हैं आप कि जैसे एक कालखंड हुआ करता था भारत में, जब वर्ण व्यवस्था पे आधारित भारतीय पारंपरिक, खासकर हिंदू भारतीय पारंपरिक हिंदू समाज की बात कर ही सकते हैं, जो वर्ण व्यवस्था पे आधारित हुआ करते थे। और उसमें भी त्योहारों को भी लोगों ने ये कर लिया, वर्णों के आधार पे कर लिया, बांट दिया या बनाने लगे। ऐसे उस कालखंड में जब वर्ण व्यवस्था पे आधारित समाज हुआ करती थी, तो जैसे आप 4 वर्ण की व्यवस्था माना जाता है हिंदुओं में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली बात है। तो ये ब्राह्मणों को कहा कि भाई रक्षाबंधन ब्राह्मण बनाएंगे, विजयादशमी क्षत्रिय बनाएंगे, दीपावली वैश्य बनाएंगे, होली शूद्र बनाएंगे। और फिर ये कालक्रम एक कालखंड ऐसा भी था। फिर वही भारत एक समय बीतने के बाद आज के समय में अगर हम बात करें, तो आज तो सभी त्योहार सभी जाति के लोग मिलके मनाते हैं, बड़े सभी वर्णों के जातियों के लोग मिलके मनाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो एक बंधन, चाहे वो होली हो चाहे दीपावली हो,
चाहे वो शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, सभी कोई मिलके मनाते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। यानी कहेंगे कि अब उन त्योहारों का एक सार्वभौमिकरण हो गया, जो फैलाव उसका बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, बहुत बड़ी आबादियों में होने लगी। इस तरह से आप इसको मान सकते हैं। और दूसरी बात ये मान रहे हैं कि मैकी बैरियट ने जो किशनगढ़ी का अध्ययन किया, वो ये दिखाने का भी प्रयास किया उन्होंने कि नातेदारी संबंधित संज्ञाओं का प्रयोग लोग सभी जातियों के लिए करते हैं, चाहे वो अपनी जाति के हो या अपने से नीची जाति के हो या अपने से उच्च जाति के लोगों में हो, नातेदारी संबंधित संज्ञाओं का प्रयोग सभी केवल करते, इसलिए एक मौलिक एकता पाई जाती है संग्रामियों में। और इसी को तो होमोजेनिटी या समानता वाली भी केवल आधार हुआ करता था आयु या यौन, ठीक है। तो इस तरह से समानता की बातें ग्रामीण समाज में पाई जाती है। पैरोकेलेशन या संकीर्णीकरण की बातें सबसे पहले बोरिस ऑफलर ने किया, लेकिन बोरिस ऑफलर ने एक जो बातें की संकीर्णीकरण की, उसको थोड़ा सा रिफाइन करके इन्होंने मैकी बैरियट ने एक धार्मिक विश्वास को आधार बनाया, और इसलिए पॉपुलर वे में आजकल पॉपुलरली हम लोग मैकी बैरियट के नाम से ही जानते हैं। लेकिन अगर कहीं इस तरह का कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि एक ही जगह बोरिस ऑफलर भी रहे ऑप्शन में और मैकी बैरियट भी रहे, तो बोरिस ऑफलर माने जाएंगे कि उन्होंने सबसे पहले संकुचितीकरण या संकीर्णीकरण की चर्चा की, ठीक है। ये कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है साहब कि लघु परंपरा और बृहद परंपरा या लिटिल ट्रेडिशन या ग्रेट ट्रेडिशन, साधारण परंपरा या बृहद परंपरा या महान परंपरा, ये सब शब्दों के पर्यायवाची हिंदी के पर्यायवाची है, इसमें कन्फ्यूजन है। केवल आप अंग्रेजी वाला जो वर्सन है लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन, ये आप ध्यान में रखिए। लिटिल ट्रेडिशन लघु परंपरा का सिंपल मतलब होता कि वैसी परंपरा जिसका फैलाव कम एरिया में हो, जिसका भौगोलिक फैलाव बहुत छोटे एरिया में हो, और ऐसी परंपरा जो मौखिक परंपरा पे आधारित, जिसका कोई लिखित इतिहास, लिखित आधार ना हो, जो केवल विश्वास पे आधारित हो, स्थानीय रूप से माना जाता हो, ठीक है। तो ऐसी परंपरा लघु परंपरा कहलाती है। खासकर जो देहाती या रफली कह लीजिए गवई या गाँव के या लोक समाज में जो पाए जाते हैं, उनका कोई लिखित आधार नहीं होता, एक मौखिक विश्वास है, उससे लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती और वही लोग मानते हैं। क्योंकि उनमें एक लोक कल्याण की भावनाएं भी छिपी रहती, इसलिए उसको मानने के लिए लोग बाध्य हो जाते। लेकिन जब हम ग्रेट ट्रेडिशन की बात करेंगे, बृहद परंपरा की बात या महान परंपरा की बात है, तो वैसी परंपराएं जिसका कोई लिखित इतिहास हो, कोई लिखित आधार हो, जिसका फैलाव बहुत बड़े क्षेत्रों में हो, जो विद्वानों के बीच में, अभिजात वर्गों के बीच में, नगरों में जिसका विकास हो, जिसका कोई एक उद्गम स्थल हो, जिसको पारंपरिक रूप से अगर हम कहें तो मठों में पुजारियों के द्वारा, अभिजात वर्गों के द्वारा, कॉर्पोरेट समूहों के द्वारा जो मान्य हो या जिनके बारे में चर्चा की जाए, तो ऐसी परंपरा को बृहद परंपरा कहते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये आप सार्वभौमिकरण और ये संकुचितीकरण या पैरोकेलेशन की बातें आप समझ गए होंगे। आप इसको और भी समझिए, समझने के लिए बात करें, अगर हम बात कर सकते हैं कि ये तो एक विकासवादी प्रक्रिया को बताने के लिए कि ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था, भारतीय सामाजिक सभ्यता को परिवर्तन की प्रक्रिया को बताने के लिए मैकी बैरियट ने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की चर्चा की, ठीक है। जहाँ तक संकुचितीकरण या पैरोकेलेशन की बातें कर रहे हैं आप, तो इस पर बड़ी स्टडी हुआ, जुआंग का भी स्टडी एनके बोस से भी किया। जुआंग एक जनजाति है जो कि उड़ीसा में पाए जाते हैं, उनका स्टडी एनके बोस ने किया, और उन्होंने देखा कि जुआंग जनजाति में जो बहुत सारे हिंदू परंपराओं को उन लोगों ने पालन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब हुआ कि बृहद परंपराओं का एक स्थानीयकरण हो गया, जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो जुआंग जनजाति पाई जाती है उनमें भी पाया जाता है।
तो इस तरह से आप सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की प्रक्रिया में फैलाव की बातें या संकुचितीकरण की बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। अब साहब आए, मैं समझता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोक्लाइजेशन की बातें। आप मोटा मोटी आप ये ध्यान रखिए यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोक्लाइजेशन के की की अवधारणा देने के संबंध में कि 2-3 जो कंसेप्चुअल बातें हैं कि ये आप ये ध्यान रखिए कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को इन्होंने अपनाया इस अध्ययन में, और इनका जो अध्ययन किशनगढ़ी का था ये एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड पे आधारित था। दूसरी बात, जहाँ रही बात इथनोस की, तो इथनोस की आमतौर पे जो इस शब्द का इथनोस से इथनोग्राफी बना, और इस शब्द का प्रयोग आमतौर पे ग्रीक लोगों के अलावे जनजाति, जनसमूह या ऐसे या राष्ट्र के लिए भी किया जाता है। राष्ट्रीयता प्रजातिक भावना सामर्थ लोगों के समूह को या संकलन को निर्जाति या कहीं आपको संजाति भी मिलेगा इथनोस के बारे परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसे समूह को ही इथनोस कहते हैं। इसी से इथनोग्राफी बना तौर पे। और जब इथनोग्राफी का मतलब स्टडी कहीं आप देखें या रिसर्च देखें तो इसका मतलब होता है कि ऐसा किसी भी समाज के किसी भी समूह के एक परंपरा, विश्वास, परिपाटी की वर्णनात्मक व्याख्या के लिए उसमें कोई सिद्धांत देने की बात नहीं, तो केवल एक वर्णन किया जाता है उसका, और ऐसा अध्ययन जो एक स्वाभाविक अवलोकन पद्धति पे आधारित हो। तो इस तरह के अध्ययन जब होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इथनोग्राफिक रिसर्च में। ठीक है, नंबर 1। आप इस यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोक्लाइजेशन के में एक चीज़ और याद रखिए आप कि ये एक एक कल्चरल डिफ्यूज़न, सांस्कृतिक प्रसार को बताने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया। ठीक है, तो खैर मैं समझता हूँ कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा।